हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं। और ये है हमारा पार्ट 13 जिसमें हम ये टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अटॉर्नी जनरल और साथ में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि CAGI कहा जाता है। आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन हुआ था जो केंद्रीय मंत्रालय के आकार को प्रतिबंधित करता है। तो जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 91st अमेंडमेंट था और 2003 में ये आया था। और इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% होगी, यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, 15% तक ये होगी। और स्मॉल स्टेट्स के लिए क्या बोला गया, जो छोटे राज्य हैं उनके लिए बोला गया कि एटलीस्ट 12 मिनिस्टर उसमें होंगे। तो ये बताता है जो यूनियन मिनिस्ट्री की जो साइज होगी वो क्या होगा, 91st अमेंडमेंट ये बताता है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मूव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गति भारत के मंत्रियों की परिषद आगे बढ़ सकती है। तो हमने कल बात की थी, यदि कॉन्फिडेंस मोशन होगा यानी कि विश्वास मत ये जीतेंगे तब तक ये यूनियन मिनिस्टर जो होगा यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ा सकेंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि लोकसभा सदस्यों का सदस्य जो मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। तो जो हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम बात करें तो ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और सदन में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा के लिए उपस्थित इसमें होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रशासन के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग है। तो आप सभी ने एक मूवी देखा होगा, परमाणु मूवी था एक, जिसमें कि जॉन अब्राहम एक्टर हुआ करते थे, शायद एक पोखरण के ऊपर बना था, जिसमें कि जो हमारे उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था उनकी उपस्थिति में हुआ था। तो इसको कौन देखता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखता है। तो याद रखने के लिए मैंने आपको एक सोर्स दिया है, जो परमाणु मूवी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ये मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये कार्य करते हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करें तो आर्टिकल 148 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। और इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया में एक CAGI यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही में इसको हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जिनको जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरीके से जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं उनको हटाया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको कैसे हटाया जाएगा, प्रूव करना होगा कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या फिर उनमें वो योग्यता नहीं है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज में होना चाहिए। और इसके लिए मेथड क्या होगा कि जो कोई भी हाउस यानी कि सदन, किसी भी सदन द्वारा, जो लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल को पारित
किया जाना चाहिए, यानी कि उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, और फाइनल ऑर्डर इसके लिए कौन देगा? प्रेसिडेंट इसके लिए फाइनल ऑर्डर देगा। 1993 में एक केस आया जिसमें कि वी रामास्वामी को हटाने के लिए बात हुआ था, पर ये पास नहीं हो पाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही में हम इनके टेन्योर की बात कर रहे हैं तो 6 साल का इनका टेन्योर होता है, और टिल 65 ईयर्स या फिर अपना 65 साल का एज ये कंप्लीट कर चुके हों, और मे रिजाइन, प्रेसिडेंट को ये रिजाइन दे सकते हैं, और साथ ही में इनके रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और जो CAGI होते हैं इनको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। और इनको फ्रेंड्स फिलोसफर ऑफ एंड गाइड ऑफ द PAC, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का इन्हें फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड भी बोला जाता है। CAGI अभी प्रेजेंट में कौन है? राजीव महर्षि। प्रेजेंट में अभी है CAGI राजीव महर्षि, और ये हैं 13th नंबर के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनका अपॉइंटमेंट 2017 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर टिक करने के लिए चलते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? तो ये है 6 इयर्स, और या फिर 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, यानी कि या तो 6 साल का इनका ड्यूरेशन हो जाए या पहले 65 ईयर ये कंप्लीट कर चुके हैं अपना एज का। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? तो जितने भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनके नीचे IAS IPS अधिकारी बैठे रहते हैं, तो इनको बोला जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यही होते हैं हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में कहा गया है कि ए पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड AGI, यानी कि जो पर्सन, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिनका क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने की योग्यता रहती है, वो पर्सन AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं। और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। कैन कंटिन्यू अंटिल रिजाइन प्रेसिडेंट, यानी कि या तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ जितना प्रेसिडेंट रहेगा, या फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट होगा वो इनको हटा भी सकता है। और साथ ही में ये प्रेसिडेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस भी देते हैं, और जो केंद्र सरकार होगी उसका ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं यूनियन गवर्नमेंट इन कोर्ट्स, यानी कि उनका जो केस होगा यूनियन गवर्नमेंट का वो AGI द्वारा लड़ा जाता है। और साथ ही में इन्हें प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने की छूट रहती है, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उसके साथ में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी सदन में, यानी कि पार्लियामेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वोट करने का इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। और साथ ही में इनको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर, AGI को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर। इतना कुछ AGI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, यानी कि भारत का महान्यायवादी टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले। तो ये सही है, ये भाग ले सकता है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये भाग ले सकता है। साथ ही में बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद की एक समिति के सदस्य ये बन सकते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। स्पीक इन द लोकसभा, इनको बोलने का अधिकार है। वोट इन द लोकसभा, ये वोट नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को ये फॉलो करता है, तो इसके थ्रू ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो AGI के बारे में हम बात डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसके पास उतनी ही योग्यता होनी चाहिए जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है, तो ये भी राइट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शॉल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उन्हें भारत की सभी न्यायालयों में दर्शकों का अधिकार है, तो ये भी राइट हो जाता है। तो इन तीनों को ये फॉलो करेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री को फॉलो करता है, तो इसके द्वारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।